गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की जो पीटी 365 निकली है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की 2021 के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पार्ट 7 लेकर आए हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए इसकी हेडिंग है जुडिशरी की और सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ वक्त पहले काफी न्यूज में रही थी ये बात और इसी वजह से न्यूज में ही रही है। प्रशांत भूषण, इनका नाम सुना है? तो प्रशांत भूषण की वजह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की न्यूज जो है यहाँ पे आई है। अब समझते हैं मैटर था क्या। हुआ था ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक लॉयर एक्टिविस्ट थे प्रशांत भूषण, उन्हें गिल्टी करार कर दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमेंट। एक भाई उन्होंने क्या करा था कि उन्हें सोशल मीडिया ट्विटर पे एक कमेंट कर दिया था जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक बाइक पे बैठे हुए थे उसको लेके भाई एक कमेंट कर दिया था ट्विटर पे और इसी कमेंट को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो है अंदर उनको गिल्टी करार कर दिया था। अब मैटर समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, पहले ये जानते हैं। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है अगर कोई भी ऑफेंस, कोई भी ऐसी गलती आपने करी है जिसकी वजह से डिसरिस्पेक्ट या भाई कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे बेइज्जती होती है अथॉरिटी की किसी कोर्ट के, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट होती है डिग्निटी या अथॉरिटी की कोर्ट के, तो उसे ऐसे ऑफेंस को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर यहाँ पे कंटेम्प्ट के अंदर गिनेंगे, ठीक है। अब रैशनल ये है इस प्रोविजन का कि कोर्ट वगैरह को प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोटेक्ट होते हैं कि भाई उनको कोई उल्टा सीधा ना कहने लगे। अब मान लीजिए कोई डिसीजन वो निकालते हैं, कोई ऐसा जो है बात कहते हैं और पब्लिक अगर उनको उल्टा सीधा बोलने लग जाए, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को कुछ भी कहने लग जाए तो इससे क्या होगा कि उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनकी पब्लिक इमेज कम हो जाएगी, उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, है ना। और पब्लिक जो है वो भी अपना इतना जो इज्जत उनके मन में रहेगी नहीं, तो ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या है ना। तो पब्लिक उनके जो फेथ वगैरह है वो ना लूज करे, इस वजह से ये प्रोटेक्शन कोर्ट्स को दी गई है कि आप कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स को कुछ भी या कोर्ट की किसी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोर्ट की इज्जत को, कोर्ट के आत्मसम्मान को या डिसरिस्पेक्ट आप करें, उनकी डिग्निटी को आप डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है। साथ में आर्टिकल नंबर 261 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ एवरी स्टेट। यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल नंबर 261 भी कहता है कि एक अच्छे से फेथ और क्रेडिट जो है यहाँ दिया जाना चाहिए पूरी ही थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरे ही इंडियन टेरिटरी के अंदर किसको देना चाहिए, पब्लिक एक्ट्स को, रिकॉर्ड्स को या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो यूनियन की है या आपकी स्टेट की है। तो मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही ये चीज करी गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात जानेंगे, जो राइट साइड में चार्ट बना है उसके थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे ये देखिए, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे पहले देखिए यहाँ पे व्हाट क्या है, ये रिफर करता है ऐसे ऑफेंस को जो डिसरिस्पेक्ट जिसे शो करता हो, डिसरिस्पेक्ट टू डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ डेफिनेशन। उसके बाद बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो किस किस के अंदर ये आता है। देखिए आर्टिकल नंबर 261 जो मैंने आपको समझाया क्या कहता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद आर्टिकल 19 का पार्ट 2 कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। उसके बाद क्या आप जानते हैं ना आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका पार्ट 2 जो है भाई कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है सिटीजन्स पे। उसके साथ आर्टिकल नंबर 129 और 215 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप किसी को जो है वो पनिश कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 129 और 215 बोलता है, 129 आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए है, 215 आपका हाई कोर्ट के लिए है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 142 का पार्ट 2 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सन अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर है किसी को कंटेम्प्ट के लिए या जो है वो पनिशमेंट दे सकते हैं या कोई भी पर्सन की अटेंडेंस वगैरह जो है मांग सकते हैं। अब लीगल प्रोविजंस के बारे में बताऊंगी। देखिए लीगल प्रोविजन में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है ना, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो वो डिफाइन करता नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डेफिनेशन जो दी है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ने दी है, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट फॉर डिसओबेइंग ऑफ ऑर्डर,
ठीक है। अगर आप ऑर्डर डिसोबे करते हो तो सिविल कंटेम्प्ट है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब होगी? अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दो, या फिर आप जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जो काम वो कर रहा है उसके बीच में कुछ इंटरफेरेंस दिखाओ, या आप 6 मंथ्स क्या होगा इसके अंदर, 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट और ₹2000 फाइन, 6 महीने की आपको जेल हो सकती है, या आपको 2000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। और कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिज्ड कंटेम्प्ट। मतलब अगर आज कोई आपने ऐसा काम किया है तो 1 साल के बाद आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। 1 साल के भीतर ही आपको आपके काम के लगाना पड़ेगा। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों, जैसे अगर आप कोई फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है ना, कोई कार्य हो रहा है, कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, और आप एक फेयर और एक सही रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म करते हो ऑन मेरिट ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो फेयर क्रिटिसिज्म करिए, सही क्रिटिसाइज करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। तीसरा, merely defamatory attack on judge and not intended to interfere in proceedings। अब आप प्रोसीडिंग्स में कोई बात नहीं कह रहे हो, सिर्फ आप जो जज है उसको अलग से आप कुछ जो है बात उसको पर्टिकुलर जज को बोल रहे हो, आप कोई जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको कुछ नहीं कह रहे हो, तो भी इसके अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्टेड है। ठीक है। और 2006 में क्या था, पब्लिक इंट्रोड्यूस ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2006 में ये अमेंड हुआ था, और अमेंड होकर ये हुआ था कि यहाँ पे अमेंडेड जो अमेंडमेंट हुआ था, इसने यहाँ पे ट्रुथ को कहा था कि वैलिड डिफेंस है अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करा जा रहा है। तो ये सब बातें हैं जो कि एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं। अब एक कुछ प्रिंसिपल्स हैं, समझते हैं। प्रिंसिपल्स का नाम है आपका मुल-गांवकर प्रिंसिपल। स्पेलिंग समझ लीजिए, MUL मुल, GAON गाउन, KAR कर। तो मुल-गांवकर प्रिंसिपल क्या है समझ लीजिए। देखिए, इन द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, हिज काउंसिल इन्वोक्ड द मुल-गांवकर प्रिंसिपल्स अर्जिंग द कोर्ट टू शो रेस्ट्रेंट। तो हुआ ये था, केस समझाती हूँ आपको। हुआ क्या कि एस मुलगांवकर वर्सेस अननोन, ये केस था 1978 का। ठीक है। ये इसी केस की वजह से जो रूलिंग है ना आपकी सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, ये जो है हुई है। खैर हुआ क्या कि 2:1 से, यहाँ पे 2:1 की मेजोरिटी से जो कोर्ट है, इन्होंने मुलगांवकर, ये मुलगांवकर थे कौन, ये उस समय के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे। ठीक है। तो उनको 2:1 की मेजोरिटी से इनको जो है वो ये कहा गया कि कोई ये गिल्टी नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। ऑल्दो सेम बेंच ने पहले इस प्रोसीडिंग को जो है स्टार्ट किया था, बाद में कह दिया कि भैया ये गिल्टी नहीं है। तो ये जो काउंसिल ऑफ कॉशन थी इन एक्सरसाइज द कंटेम्प्ट जुडिक्शन, इसी को ही कहने लगे मुलगांवकर प्रिंसिपल। ठीक है। ये जो निकली, ये जो एडवाइस निकली बाय द काउंसिल ऑफ जो वार्निंग थी, ये आपका कंटेम्प्ट जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते वक्त, इसी को ही मुलगांवकर प्रिंसिपल कहने लगे। ठीक है। तो ये कुछ बातें, मेन जो ये टॉपिक है इसके अंदर सीधा कहने का है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, मेनली ये आ जाएगा। भाई ऐसा कोई केस से कोई मतलब नहीं है, प्रशांत भूषण वाला तो मामला सॉल्व हो गया, बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात समझिएगा कि एक्चुअली में क्या है और किस आर्टिकल के अंदर ये आ रहा है, ये सारी बातें। ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है यहाँ पे मैकेनिज्म्स टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है समझते हैं, न्यूज में क्यों रहा है पहले जानते हैं। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और कंप्लेन की है अबाउट द मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। क्या हुआ है समझिए कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख के कहा है, कंप्लेन करी है एक मिसकंडक्ट को लेके, जो कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया है, उनके बिहेवियर को लेके, जो भी लेके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेन किया है। ठीक है। अब ओवर द ईयर्स 3 मैकेनिज्म्स, पहला इन हाउस प्रोसीजर 1999 का, दूसरा सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस, और तीसरा रिमूवल फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन तीनों ही मैकेनिज्म ये इन्वॉल्व हुए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए केसेस मिसकंडक्ट के, जिसमें आपका केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आते हैं, बिहेवियर के भी आते हैं, या इनकैपेसिटी जो अगेंस्ट जजेस है वो आते हैं। ठीक है। तो 3 मैकेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि कैसे क्या रिमूव होता है, किस रिमूवल जो है प्रोसेस क्या है
है ना, इन हाउस प्रोसीजर क्या है सुप्रीम कोर्ट का और क्या चीजें हैं देखते हैं। देखिए पहला चार्ट यहाँ पे आ जाइए, रिमूवल प्रोसीडिंग्स एज पर आर्टिकल 124 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ यहाँ पे देखिए इन हाउस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का, और तीसरा देखिए 2013 सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन। इन तीनों को देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। इसके अंदर देखिए कौन जो है वो फाइल कर सकता है कंप्लेन। यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश के जो है उन्होंने फाइल करी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने करी। अब यहाँ बात आती है किसने किया, अभी की न्यूज हमने बताई, अब कौन कर सकता है कंप्लेन को फाइल। तो सबसे पहला कि नोटिस को साइन करा जाना चाहिए एटलीस्ट 100 मेंबर्स के द्वारा लोकसभा के और 50 मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा के। ठीक है, अगर मान लीजिए मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का चार्ज लगा है किसी जज के ऊपर। उसके साथ इन हाउस प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें कौन फाइल कर सकता है, यहाँ पे कंप्लेंट मिसकंडक्ट की फाइल करी जानी चाहिए, किसी भी इंसान कोई भी इंसान कर सकता है। ठीक है, इन हाउस प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट के। और 2013 का सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन है, उसमें रिटन कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट की एक औरत जो है वो लिख के दे तब यहाँ पे प्रोसीडिंग शुरू होगी। ठीक है, तो कंप्लेंट ये अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है पर्सन्स टू होम कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड। किसके यहाँ पे जो है ऐसे कौन लोग होंगे जिनके लिए यहाँ पे कंप्लेन फाइल की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम रिमूवल प्रोसीडिंग्स में देखें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द रेलिवेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पर ये समझिएगा कहने का मतलब है पर्सन्स टू होम कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड। यहाँ पे किसको जो है यहाँ पे कंप्लेन किसके सामने फाइल करनी है ये समझिए। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हो सकते हैं, लोकसभा के केस में होंगे स्पीकर, राज्यसभा के केस में होंगे चेयरमैन। ठीक है, दूसरा इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को भी दे सकते हैं। और 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन है इसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को यहाँ दी जा सकती है कंप्लेंट। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात आते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से अगर नोटिस ऑर्डर में है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे और यही कमेटी बच्चों इन्वेस्टिगेट करेगी इस कंप्लेन को लेके। अब दूसरे इन हाउस प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट की क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि कंप्लेन जो है वो सीरियस है कि नहीं है ना, ये क्या ऐसी मजाक की बात है या फिर सीरियस कंप्लेन है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि कंप्लेन जो है वो सीरियस है और मिसकंडक्ट या इम्प्रॉपर्टी का केस है तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे इस जो भी कंसर्न जज है जिसके खिलाफ ये बात हुई है उसको। ठीक है, वो चाहेंगे कि भैया ये विल सीक द रिस्पॉन्स ऑफ दी, भाई देखेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा क्या नहीं करा, जज से यहाँ पे बात हुई की। तो जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उनको और जो भी सपोर्टिंग मटेरियल साथ का होगा उसको लेके अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि कंप्लेंट को और ज़्यादा समझना चाहिए, डीपली समझना चाहिए, तो ये यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे इस कंप्लेंट को समझने के लिए। अब तीसरे में ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या होगा, सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन के टाइम पे अगर जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सेटिस्फाई हो जाए कि जो कंप्लेन की गई है वो जेन्युइन है, वो सही है, तो यहाँ पे एक 3 मेंबर की इंटरनल सब कमेटी बनाएगी और यही कमेटी जो है वो इंक्वायरी करेगी कंप्लेन की। चौथी बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, इस जो इंक्वायरी कमेटी बन रही है इसमें कौन कौन होगा, तो देखिए रिमूवल प्रोसीडिंग्स एज पर आर्टिकल 124 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कमेटी यहाँ पे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे और साथ में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। दूसरे केस में यहाँ पे इन हाउस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का उसके केस में कमेटी के अंदर 3 जजेस होंगे, इसमें आपका जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और 2 बाकी के चीफ जस्टिस होंगे आपके दूसरे हाई कोर्ट के। और आखिरी में जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन है उसके अंदर कमेटी के अंदर जो है वो मेंबर्स होंगे आपके जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के या फिर पर्सन जो भी नॉमिनेट करे ये कमेटी विद मेजॉरिटी मेंबर्स बीइंग अ वुमेन एंड आउटसाइड मेंबर। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो मेंबर्स होंगी इनके अंदर औरतें होंगी या फिर जो है और साथ में एक जो है आउटसाइड मेंबर होगा। तो ये पूरा बनता है प्रोसेस और इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लेन वगैरह करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है लोक अदालत। अब यहाँ पे ई लोक अदालत की बात हो रही है। ठीक है, लोक अदालत हमने पढ़ा है, ई लोक अदालत के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। देखिए न्यूज में क्यों रहा समझते हैं।
देखिए इस पैंडेमिक के चलते, इस महामारी के चलते लीगल सर्विस अथॉरिटी ने क्या करा, क्रिएट करा भाई, अब ये करना तो था ही, अब यहाँ पे प्रोसीडिंग्स तो कोर्ट के अंदर हो नहीं पा रही थी, या अदालत तो, लोक अदालत तो बना ही नहीं जा पा रही थी, इसलिए यहाँ पे लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लाया गया और ऑनलाइन लोक अदालत या ई लोक अदालत के तौर पे इनको यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है, अभी काम क्या होने लगा, ऑनलाइन ये काम होने लगा, क्योंकि लोक अदालत बनना हो रहा था पैंडेमिक के चलते मुश्किल, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो आगे बढ़ानी है। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार ई लोक अदालत क्या होती है। देखो, ई लोक अदालत को जो है वो ऑर्गेनाइज करा गया 15 स्टेट्स में, 15 स्टेट्स में करा गया, जिससे क्या हुआ कि 2.51 लाख केसेस जो है वो जून से लेके अक्टूबर तक के लिए जो है इसके बीच में डिस्पोज करेगा, खत्म करेगा। अब लोक अदालत क्या है, लोक अदालत वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजल्सल मैकेनिज्म है, मतलब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की बताया ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आपके डिस्प्यूट वगैरह यहाँ पे देखे जाएंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा, और डिस्प्यूट जो कि कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग होते हैं, वो यहाँ पे आसानी से हो जाते हैं, या फिर ऐसे हैं कि प्री लिटिगेशन स्टेज में है, मतलब कोर्ट में अभी गए नहीं है, कोर्ट में जाने वाले हैं, और ऐसे डिस्प्यूट्स भी अपनी मर्जी से, अपने जो है वॉलंटरी, बिना किसी एक्सपेंस के, है ना, खर्चा वर्चा के, लॉ वगैरह पे खर्चा नहीं होता, और आराम से ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको, ये जो लोक अदालत है, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। इसके अंदर ज्यादातर जो है वो जुडिशियल ऑफिसर इसके चेयरमैन होते हैं, साथ में लॉयर होते हैं और सोशल वर्कर इसके मेंबर होते हैं। ये एक आपका क्या होता है कि भाई जो कोर्ट्स के ऊपर इतना भार है केसेस का, इतने सारे इनके ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं, ये ऐसे जो बर्डन को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करती है। इतने टाइम से जो पेंडिंग केसेस पड़े होते हैं दो पार्टीज के बीच में, ये भी जो है फटाफट से डिस्पोज करने में काफ़ी मदद करती है। अब अवार्ड्स इज डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर वगैरह इससे निकलते हैं जैसे सिविल कोर्ट की तरह, और ये फाइनल होते हैं और दोनों ही पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा वो दोनों पार्टी को मानना होगा। कोई भी अपील आप ऐसे अवार्ड के अगेंस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ये बात याद रखिएगा अगर लोक अदालत ने एक बार बोल दिया तो। रिसेंटली छत्तीसगढ़ ये पहला ऐसा स्टेट बन गया कंट्री के अंदर जिसने इनॉग्रेट करा स्टेट लेवल ई लोक अदालत को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, हम इसे कैसे समझेंगे अभी समझते हैं। देखिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का दैट इज नॉन एडवर्सेरियल, मतलब एक काम, इसका मतलब ये है कि वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू रीच द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर एवरीवन, मतलब एक साथ मिलके सब लोग काम करो ताकि भैया सबके लिए, दोनों ही पार्टीज के लिए एक अच्छा जो है सोल्यूशन निकल के आए। अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, या आप कह सकते हो कि जो बर्डन है आज के कोर्ट्स के ऊपर उसे कम करने में काफ़ी मददगार करता है, और साथ में एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है, दोनों ही पार्टीज इसमें से खुश होकर जाती हैं, दोनों ही का यहाँ पे जो है सॉल्व हो जाती है दिक्कतें। इसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को यहाँ पे बच्चों पास किया गया था 1987 में, ताकि यहाँ पे कोर्ट के बाहर सेटलमेंट्स हो सकें, कोर्ट के अंदर हर मामला ना जाए, और इसी के साथ न्यू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को भी लाया गया 1996 में, ताकि यहाँ पे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उससे डील करा जा सके। अब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन है ये इस्टेब्लिश करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बेसिस पे, साथ में आर्टिकल नंबर 21 जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन दोनों आर्टिकल के बेसिस पे यहाँ इंडिया के अंदर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इस्टेब्लिश करा गया है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब डीपीएसपी क्या कहता है, जो डीपीएसपी कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, है ना, ये आपका किसमें दिखा हुआ है, हमारे आर्टिकल नंबर 39A में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के द्वारा अचीव करा जाता है। तो समझ गए ये दो आर्टिकल्स और उसके साथ एक डीपीएस पे। अब यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा इस जो है फोटोग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं आर्बिट्रेशन में क्या है। ये देखिए बाइंडिंग अवार्ड, लेकिन यहाँ नेगोशिएशन है। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ क्या हो रहा है, वॉलंटरी अग्रीमेंट हो रहा है। अब आर्बिट्रेटर
कंसिडर एविडेंस, है ना, इसमें प्रूफ वगैरह की जरूरत पड़ती है। और साथ में यहाँ पे क्या है, वर्क आउट अ सोल्यूशन डायरेक्टली, फटाफट से सोल्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ देखिए एक आदमी बीच में बैठा हुआ है ना, सॉल्व करा रहा है दोनों चीजों को। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, 4 तरीके होते हैं भैया कोर्ट से खुद को अलग रखने में, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आर्बिट्रेशन, दूसरा होता है नेगोशिएशन, तीसरा होता है कॉन्सिलिएशन और चौथा होता है मीडिएशन। तो मैंने आपको बताया आर्बिट्रेशन में क्या होता है, बाइंडिंग अवॉर्ड है, इसमें आर्बिट्रेटर जो है वो कंसिडर करता है एविडेंस को। नेगोशिएशन एक वॉलंटरी अग्रीमेंट है ना, अपनी मर्जी से यहाँ पे एग्रीमेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है चलो इतना इतना कर लेते हैं, और ये एक सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। तीसरा कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है, मतलब कॉन्सिलेटर जो है लॉ एक्सप्लेन कर देगा, कोई बाइंडिंग रिकमेंडेशन इसकी नहीं है। और मीडिएशन में क्या होता है कि ये नेगोशिएशन करवाते हैं, मतलब बिचौलिया, तो मीडिएटर जो है वो फैसिलिटेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ देख लीजिए बीच में, ठीक है, ये कहेगा कि ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व, अरे यार कर लो यार, ले लेके खत्म करो। समझ रहे बात को? अब इसके चलते कुछ रिलेटेड आपको बताना चाहूंगी डेवलपमेंट्स के बारे में। देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल को लाया गया है 2021 में, जो लाया गया था वो प्रोमलगेट हो गया है। और कुछ अमेंडमेंट के बारे में इसके बारे में बताना चाहूंगी। पहली चीज तो अनकंडीशनल स्टे ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, तो अनकंडीशनल स्टे लग सकता है आपके आर्बिट्रल अवार्ड्स के इन्फोर्समेंट में, अगर मान लीजिए ऐसे केसेस में जहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी फ्रॉड या किसी करप्शन के थ्रू करा गया है। समझ रहे हैं? तो फ्रॉड या करप्शन के थ्रू अगर आपने कोई ऐसा आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मैंने पहला वाला आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, ये चाइल्ड के अंदर आप एक बार और देख लीजिए, अगर ये आपने क्या करा है, ये वाला किसी जो है फ्रॉड या करप्शन के थ्रू अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपके पे अनकंडीशनल स्टे लग सकता है। स्टे मतलब रोक लग सकती है आपके आर्बिट्रल अवार्ड्स को इन्फोर्स होने में, ठीक है, रोक लग सकती है। अनकंडीशनल पता नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। और अंटिल रिसेंटली यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो इन्फोर्स हुआ, इवन इफ एन अपील वॉज फाइल्ड अगेंस्ट इट इन द कोर्ट। अंटिल रिसेंटली एन आर्बिट्रेशन अवार्ड वॉज इन्फोर्सेबल। अभी तक क्या था कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो इन्फोर्सेबल था, अगर मान लीजिए तब भी इन्फोर्सेबल था, अगर अपील जो है इसके अगेंस्ट कोर्ट में फाइल है तब भी इन्फोर्सेबल था। खैर अभी इसके अंदर दूसरा अमेंडमेंट क्या है कि रिमूव करा गया है 8th शेड्यूल को इस एक्ट के, जिसके अंदर लिखा था कि नेसेसरी क्वालिफिकेशन या एक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सारी चीजें जो 8 शेड्यूल के अंदर लिखी गई थी इस एक्ट के, इस 8 शेड्यूल को हटा दिया गया है इस नए अमेंडमेंट में। अब जो क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस या नॉर्म्स होंगे एक्रेडिटेशन के आर्बिट्रेटर्स के, ये स्पेसिफाइड करे जाएंगे रेगुलेशंस के द्वारा, जिन्हें फ्रेम करा जाएगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्रपोज करी गई है अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। ठीक है, अब देखिए 8 शेड्यूल के हिसाब से आर्बिट्रेटर को क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेटर जो है एक एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है, अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और या फिर एक ऐसा ऑफिसर हो जो कि इंडियन लीगल सर्विस का हो, ठीक है, तो ऐसा हो। अब इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना, यहाँ पे फायदों की बात कर लेते हैं। देखिए बेनिफिट्स पहला तो यही हो जाता है बच्चों कि ये सारे फॉरेन आर्बिट्रेटर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह हट गई है। तो अब जो नया वाला आया है अमेंडमेंट, इससे फॉरेन जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो काफ़ी फ़ायदा पाएंगे। दूसरा फायदा रहेगा सारे स्टेक होल्डर्स की पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अब ये अनकंडीशनल स्टे जो है उसको देख सकती हैं अभी आर्बिट्रल अवार्ड्स के इन्फोर्समेंट के टाइम पे। अब थोड़ा समझते हैं कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ACI जिसके बारे में मैंने बात करी। देखिए ये जो है क्या, ये जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं 2019 वाला, ये कहता है कि आप इस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट करिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम होगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यही आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI जो है, इसे हेड करेंगे एक चेयरपर्सन, और ये चेयरपर्सन जज होंगे किसी सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस, या फिर जज होंगे किसी हाई कोर्ट के, या फिर एक एमिनेंट पर्सन होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऐसे ही नहीं करेगी बल्कि पहले कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, इनके पास जो है इसके अंदर 2 और फुल टाइम मेंबर होंगे जो कि जो जाने माने आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं उनमें से निकाले जाएंगे। उसके साथ इसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ठीक है, जिसे नॉमिनेट करा जाएगा रोटेशनल बेसिस पे एज अ पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है,
उसके बाद सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। साथ में सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे ये एसीआई जो है वो, ये यहाँ पे एसीआई विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, एसीआई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये सारे के सारे इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन ये फोर्स में आया। ये क्या है? कन्वेंशन जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट भी कहते हैं, है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। ये एक पहली यूएन ट्रीटी है जिसे सिंगापुर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब समझिए कन्वेंशन जो है वो अप्लाई करता है इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट को रिजल्टिंग इनटू मीडिएशन कंक्लूडेड बाय पार्टीज टू रिजॉल्व अ कमर्शियल डिस्प्यूट। अब ये क्या है, जो कन्वेंशन आया है ये अप्लाई करता है इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट में। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट में, जिससे क्या होता है कि भाई मीडिएशन हुआ, मान लीजिए बिचौलिया एक बीच में मीडिएट करा और यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट करवा दिया गया। ठीक है, जिससे पार्टी जो है इन्होंने अपना कमर्शियल डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया। इससे क्या होगा कि बिजनेस जो है ये it will allow business to seek enforcement of a mediated settlement agreement across borders by applying directly to courts of countries that have signed and ratified the treaty। देखिए जिस जिस कंट्री ने यहाँ पे इस ट्रीटी को साइन और रेटिफाइड करा है वो जाए और जाने के बाद ये क्या करे कि ये सेटलमेंट करा सकती है। ठीक है, इंटरनेशनल सेटलमेंट ये अग्रीमेंट के अंदर करा सकती है और मीडिएशन के थ्रू करा सकती है, और वही पार्टी करा सकती है यहाँ पे जिनको यहाँ पे जिन्होंने ये साइन कर रखा है। ठीक है, जिन्होंने ये साइन कर रखा है, रेटिफाइड कर रखी है ट्रीटी को। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी कन्वेंशन के 53 सिग्नेटरीज हैं जिसमें इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स भी हैं। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंस, आखिरकार इस कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के ये अच्छा चलेगा। कैसे कि डिस्प्यूट जो भी पार्टीज में होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अग्रीमेंट ये आपका जो है सेटलमेंट अग्रीमेंट्स वगैरह इन्वोक हो गए अक्रॉस दी बॉर्डर्स, तो आसानी से काम हो जाएगा, दो पार्टीज चांस से करेंगी अपना बिजनेस। साथ में ये बिजनेस जो है उसको फायदा मिलेगा इस मीडिएशन से एज एन एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन। मतलब डिस्प्यूट्स को यहाँ पे और एक और तरीका मिल जाएगा, एक कह लीजिए एक एडिशनल ऑप्शन हो जाएगा डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। तो इससे यहाँ पे क्या होगा कि और अच्छा जो है बिजनेस बेनिफिट करेगा। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो है डिस्प्यूट्स हैं वो आराम से सेटल हो जाएंगे। तीसरा ये मदद करेगा टाइम को बचाने में, सेव करेगा टाइम, लीगल कॉस्ट वगैरह जो भी कंपनीज की होती है वो सब ये सेव करेगा। अब हर चीज़ हम इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं तो बेनिफिट्स इंडिया को क्या मिलेंगे समझते हैं। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा होगा। कैसे कि भैया हम आराम से ही मीडिएट कर लेंगे सेटलमेंट, और इससे एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया की कमिटमेंट जो कि है ना हमारी कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस हम करते हैं, करेंगे हम एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके। तो इससे हमारे को बाहर जो है वो जाएगा भाई, एक क्या कह सकते हो एक मैसेज भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फायदा सिग्नल भी जाएगा। अब उसके बाद कोई दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो कि न्यूज़ में रहे। तो पहला रहा बच्चों इसके अंदर वो रहा आपका न्याय बंधु ऐप। ये क्या है समझते हैं। देखिए न्याय बंधु ऐप को जो है लिस्ट करा गया है ऑन द उमंग ऐप, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। और न्याय बंधु को लॉन्च किया गया था 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क दे डिस्पेंशन के लिए ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए ये प्रो बोनो क्या होता है? प्रो बोनो का मतलब होता है फॉर अ पब्लिक गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कि पब्लिक की अच्छाई के लिए लीगल सर्विसेज पूरी कंट्री में दी जाए, इसलिए न्याय बंधु को लॉन्च किया गया था 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये कनेक्ट करती प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को, जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, जो इंटरेस्टेड हैं पब्लिक इंटरेस्ट वर्क में। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करती एलिजिबल मार्जिनलाइज और वल्नरेबल बेनिफिशियरीज से थ्रू दी मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो काम करना चाहते हैं एडवोकेट है ना पब्लिक के लिए, तो इनको ये कनेक्ट करती थी जो भी एलिजिबल मार्जिनलाइज या कुछ रिस्की जो भी बेनिफिशरीज हैं, वल्नरेबल बेनिफिशरीज हैं, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नाम था न्याय बंधु, इसके थ्रू दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार और प्रो बोनो लीगल सर्विसेज क्या होती हैं। ये ऐसी है प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीगल असिस्टेंस फॉर फ्री एंड एट मिनिमल कॉस्ट टू दोज अनेबल टू रिप्रेजेंट देम
फॉर वांट ऑफ मनी। यहाँ पे क्या है कि भाई ये वही समझ लीजिए कि जो लोग अपने लिए लीगल सर्विसेज नहीं ले पा रहे, नहीं पैसे है उनके पास में, तो इनको यहाँ पे फ्री लीगल सर्विस, लीगल असिस्टेंस दी जाती, फ्री में दी जाती है, या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में दी जाती। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्रो बोनो लीगल सर्विस। अब जो फ्री लीगल और एक्सेस है जस्टिस का, ये हम आप जानते हैं कि हमारे भैया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 39A में तो दिया ही हुआ है, तो हमारा देना बनता भी है। साथ में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था 2017 में। किस लिए? कि यहाँ पे जो मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और मेन इनका उद्देश्य, मेन इनका गोल ये था कि सरकार जो है अब मोबाइल फोन जो कि सिटीजन्स के हैं उनको वही एक्सेस कर पाए। ठीक है, विद अ लार्जर गोल टू मेक गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन मोबाइल फोन ऑफ सिटीजन्स। अब देखिए ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। साथ में करीब 660 सर्विसेज जो कि 127 डिपार्टमेंट्स और 25 स्टेट से हैं, करीब 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज, ये सब कुछ इसके अंदर लाइव है आज की डेट में। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 7 सर्विसेज को जो कि इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हैं उन्हें भी उमंग ऐप में लेकर आ गई है। और इसमें सर्विसेज कौन सी हैं? करंट वेदर है, वेदर वार्निंग है, टूरिज्म फोरकास्ट वगैरह काफी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद जो न्यूज में रही वो रही हेबियस कॉर्पस पिटीशन। तो क्यों न्यूज में नहीं जानते हैं? क्योंकि रिसेंटली हाई कोर्ट जो बॉम्बे का है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अर्नब गोस्वामी का हेबियस कॉर्पस पिटीशन फॉर इमीडिएट रिलीज, की तुरंत इनको छोड़ा जाए। इसके चलते अर्नब गोस्वामी का हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया बॉम्बे के हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखिए हेबियस कॉर्पस आपने पढ़ा होगा भाई, जो है रिट है, और ये वन ऑफ द रिट है, और ये इसका मतलब ये होता है यू मस्ट हैव अ बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू मस्ट हैव अ बॉडी। ये पिटीशन फाइल होती है अंडर आर्टिकल 32, और ये कोर्ट से कहती है कि टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड अ पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेन्यू बिफोर द कोर्ट, है ना। ये यहाँ पे सीधा सीधा कोर्ट से क्या कहती है कि भैया जो भी इंडिविजुअल या फिर अथॉरिटी जिसको एक जिसने यहाँ पे पर्सन को अपने पास रख रखा है ना, उसको कोर्ट के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब ये पिटीशन की वजह से क्या है कि भाई लीड्स द कोर्ट टू डिटरमाइन वैलिडिटी ऑफ सच डिटेंशन। ठीक है, ये जो पिटीशन है ये लीड करती है कोर्ट को कि आप डिटरमाइन करिए कि क्या वैलिडिटी डिटरमाइन करिए इस ऐसे डिटेंशन की जो आपने रख रखा है। और हेबियस कॉर्पस रिट ये जो है ये बुलवर्क है इंडिविजुअल लिबर्टी का अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को मन मर्जी से अपने पास जबरदस्ती रख के रखा है, ठीक है, तो इसके अंदर आपसे कहा जा सकता है कि उस बंदे को यहाँ पे सामने लेकर आइए कोर्ट के। ठीक है, तो देखिए यही होता है हेबियस कॉर्पस रिट इज अ बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। अगर आपने मनमर्जी से किसी को डिटेन करके रखा है तो इंडिविजुअल लिबर्टी यहाँ पे आएगी और वो कहेगा भैया देखो इसको सामने लेकर आओ। ठीक है, अब इसे इशू करा जाता है चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो उनके अगेंस्ट भी और या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो उनके अगेंस्ट भी, तो दोनों के अगेंस्ट इसको इशू करा जाता है। उसके बाद एक बात रही न्यूज में, वो थी प्ली बार्गेनिंग की। तो प्ली बार्गेनिंग क्या है? It refers to a person charged with a criminal offense negotiating with the prosecution for a lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offense। देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक मान लीजिए ये इंसान है, ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल ऑफेंस के चार्ज लगे हैं कि भैया तुमने बहुत बड़ी जो है गलती करी है और तुम्हारे ऊपर कुछ चार्ज लगे हैं कि हाँ अब जो है वो तुमको भयानक सजा दी जाएगी। तो ये पर्सन जो है वो प्रोसिक्यूशन से यहाँ पे नेगोशिएट करे कि आप हमें थोड़ा कम पनिशमेंट दे दो, है ना, जो आप जो लॉ दे रहा है पनिशमेंट उससे थोड़ी कम मिल जाए कि बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया में 2006 में। ये एक पार्ट है सेट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, और ये सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट करी जा सकती है ओनली बाय अक्यूज्ड, सिर्फ अक्यूज पर्सन के द्वारा की जा सकती है। अब देखिए अक्यूज पर्सन जानते हैं ना जिसके ऊपर चार्ज लगा है क्राइम का, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इनिशिएट अक्यूज पर्सन ही कर सकता है। और इसको डेथ सेंटेंस के टाइम पे यूज नहीं किया जा सकता, लाइफ सेंटेंस के टाइम पे यूज नहीं किया सकता, या 7 साल से ऊपर की अगर सजा मिली है जेल की तो इसे यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई राइट टू शेबेथ शिप, ये क्या है समझते हैं। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी शेबेथ शिप राइट्स ऑफ ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली को इन द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस। अब ये क्या है आपका जो शेबेथ शिप राइट क्या है?
ये राइट रिफर करते हैं राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डीटी इन द पोजीशन ऑफ अ ट्रस्टी। जो टेम्पल का ट्रस्टी हो, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पे जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उस टेम्पल के डीटी के भाई, जिनको भाई जो मूर्ति है उसकी जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का राइट मतलब हक। तो इसे हम लोग शिबेद बोलते हैं, SHEBAIT। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और शिबित बोलते हैं। ये शिबित होता कौन है? ये मैनेजर होता है प्रॉपर्टी का ओनली इन टाइटल, ठीक है, टाइटल के नाम है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। हाँ, मैनेजर है जो है इस प्रॉपर्टी का, और इसको कस्टडी दी जाती है दोनों ही प्रॉपर्टी की और आइडल की, मतलब मूर्ति की और साथ में जो प्रॉपर्टी की, दोनों की कस्टडी इस शिबेत को दी जाती है, ठीक है। तो ये मैनेजर हो गए। इनके पास कोई लीगल क्लेम नहीं होता उस प्रॉपर्टी को लेके, है ना। ये मान लीजिए ये कहा जाता है कि आइडल की है प्रॉपर्टी, तो समझ लीजिए ईश्वर की है, दीति की है, रीति की है, लेकिन बस हाँ ये है कि हाँ ये मैनेज कर रहे हैं एक तरीके से। इनके पास कोई लीगल क्लेम नहीं होता है कि हाँ ये इस प्रॉपर्टी के ओनर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो न्यूज रही है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 की। तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है ट्रायल कोर्ट से कि आप विटनेस प्रोटेक्शन कंसिडर करिए इन केसेस में अगेंस्ट एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज अंडर द स्कीम। इससे क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा विटनेस बेस्ड on the threat assessment, and protection measures inter alia includes protection, change of identity of witness, their reallocation, installation of security devices at the residence of witness, usage of specially designed cold rooms। मतलब इससे क्या होगा क्या कि जो विटनेस है, जो चश्मदीद गवाह है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। कैसे भैया? उनकी जो है या तो उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दीजिए, ठीक है, विटनेस की जो गवाह है उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दीजिए, या भाई ये जहाँ रहते हैं भाई वहाँ से उनको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, या सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा दीजिए उनके घर में, या कुछ स्पेशली डिजाइन कोल्ड रूम्स वगैरह का यूज करिए, जो भी ऐसे करिए, लेकिन विटनेस को आप जो है यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन देंगे। समझ गए? तो किस किस केस में बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने किससे कहा है? ट्रायल कोर्ट से कहा है कि आप विटनेस को प्रोटेक्शन दीजिए इन केसेस अगेंस्ट एमपी एमएलएस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये अप्रूव करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये सारे कोर्ट्स जो कि इंडिया के हैं उस पर बाइंडिंग भी है। ये प्रोवाइड करता है स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड को कि आप ये सारा खर्चा देखेंगे इस स्कीम का। उसके साथ माली मत कमेटी 2003 की जो है, इन्होंने यहाँ पे बैट करा था फॉर अ स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन। इन्होंने कहा था कि भाई स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे इंडिया में, और इसी के चलते इसको लाया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं जो है आखिरी की कि आपको कहाँ कहाँ फॉलो करना है। ये सारे सोशल मीडिया लिंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को फेसबुक पे देखिए, सिर्फ आइस नाम से पेज है, लाइक करके देखिए आराम से। और एक क्वेश्चन पर डे मैं डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, आप जाके इसको रील्स के फॉर्म में एंजॉय करके आंसर दे सकते हैं। साथ में अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके पर्क्स का आनंद उठा सकते हैं। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।